दोस्तों, फर्टिलाइजर में सबसे झगड़ालू नेचर होता है डीएपी का। भाई पहले सरकार से झगड़ा करके सब्सिडी पे हम लेकर के आते हैं डीएपी फर्टिलाइजर को, ये उसमें भी झगड़ा होता है। उसके बाद में दुकानदार से या डीलर से हम झगड़ा करते हैं, सरकार की रेट भी पड़ती है क्योंकि किसानों को 100-200 रुपये एक्स्ट्रा भी दे करके फिर परचेज करके लाते हैं। बड़ा ही झगड़ा करके बड़ी ही ताकत से हम खरीद के लाते हैं और उसकी हम वैल्यू करते हैं, लेकिन फिर भी ये झगड़ालू नेचर का ही फर्टिलाइज़र रहेगा। जब आप खेत में डालते हैं, फसलों में डालते हैं, विशेष तौर से धान में डालते हैं, तो दोस्तों वहाँ पे भी ये डीएपी जाकर के पौधों की जड़ों में, खेत में जाकर के झगड़ा करता है अन्य फर्टिलाइज़र के साथ में, और उसकी वजह से क्या होगा, सिर्फ यही मिलता है, बाकी सबको दबा देता है। क्योंकि भाई झगड़ा नेचर है, झगड़ालू नेचर है डीएपी का। तो क्या करें, डीएपी के साथ में जिंक अगर डाल दिया तो भी झगड़ा होगा। जिंक को एनपीके, एसएसपी, टीएसपी, मैग्नीशियम, सल्फर, फेरस, ह्यूमिक, फुलविक, सीविड, माइकोराजा, इन सब के साथ में मिला करके किसान भाई डालते हैं। क्या रिजल्ट मिलता है? और मिलता है तो कैसा रिजल्ट मिलता है? क्या आपने प्रैक्टिकल कभी देखा है? दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल से डिस्कस करूंगी पावरफुल पोषक तत्व जो कि जिंक होता है। जिंक का इस्तेमाल आपको धान की फसल में विशेष तौर से कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, झगड़ालू फर्टिलाइजर डीएपी के साथ में आप यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो किस फॉर्म में आपको इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप एक किसान हैं, खेती करते हैं और विशेष तौर से धान की फसल है, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप जरूर बने रहें। तो सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों जिंक फर्टिलाइज़र के बारे में डिस्कस करना, क्योंकि एक तो बारिश का सीज़न है, इस समय जिंक की कमी देखने को मिलती है, और धान की फसल सबसे इम्पोर्टेंट है, मुख्य फसल है किसान भाइयों की, उसमें भी जिंक की कमी देखने को मिलती है। और जिंक की कमी आती है तो अच्छी क्वालिटी के साथ ज़्यादा पैदावार किसान भाई नहीं ले सकते। सभी प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है और बैलेंस मात्रा में ही आवश्यकता होती है, किसी एक फर्टिलाइज़र को ज़्यादा बढ़ा करके हम नहीं डाल सकते। तो जिंक के बारे में डिस्कस करें। जिंक माइक्रोन्यूट्रेंट है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व है, आवश्यकता इसकी बहुत कम है, लेकिन हाँ अगर इसकी कमी होगी तो पैदावार पे फर्क पड़ता है। जिंक Zn+ यानी धनायन के रूप में पौधे इसको अपटेक करते हैं। जिंक का महत्वपूर्ण रोल होता है धान की फसल में जब बढ़वार फुटाव का समय होता है। पौधों में उपापचय, एंजाइम कार्य और आयन ट्रांसपोर्ट के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होता है बढ़वार फुटाव के समय प्लांट हार्मोन, जिसमें होता है ऑक्सिन हार्मोन। प्रोडक्शन बढ़े ऑक्सिन हार्मोन का पौधे में, और ऑक्सिन हार्मोन प्रॉपर कार्य करे, जिसकी वजह से बढ़वार अच्छी होती है। तो उस ऑक्सिन हार्मोन के प्रोडक्शन के लिए और उसके सही कार्य के लिए भी जिंक की आवश्यकता होती है। जिंक की वजह से ही अच्छी क्वालिटी की ज़्यादा पैदावार आप ले सकते हैं और ज़्यादा बढ़वार फुटाव कर सकते हैं। लेकिन जिंक को डालना सही तरीके से है। ऐसा नहीं है कि जिंक के साथ में आपने डीएपी डाल दिया, कोई झगड़ालू नेचर वाला फर्टिलाइजर डाल दिया जो कि जिंक को दबा दे, ऐसा फर्टिलाइजर साथ में नहीं डालना चाहिए। वो मैं आगे डिस्कस करूंगी कॉम्बिनेशन में। जिंक की कमी की पहचान कैसे कर सकते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बारिश का सीजन जैसे ही आता है जिंक की कमी देखने को मिल जाती है, नई पत्तियों में पीलापन देखने को मिलता है। जहाँ तक जिंक मिल रहा है, जितनी पत्तियां आ रही हैं वहाँ तक जिंक मिल रहा है, पत्तियां स्वस्थ रहेंगी। जैसे ही कमी आ जाएगी उसके बाद में जो कम पत्तियां आएंगी, शुरू में कम पीलापन आएगा और धीरे धीरे ज़्यादा पीलापन आने लग जाता है। ये नई पत्तियों में पीलापन आ रहा है तो वो जिंक की कमी है, समझ जाइए। अगर फिर भी जैसे धान की फसल में क्या होता है, तुरंत पहचान में नहीं आता, तो पत्तियां अगर थोड़ी सी सकड़ी निकल रही है, चौड़ी लीफ नहीं निकल रही हैं और पत्तियां लंबी नहीं निकल रही हैं, तो समझ जाइए जिंक की कमी होने वाली है। फटाफट डालिए। और डार्क ग्रीन अगर फसल नहीं है, हल्का हल्का पीलापन है, तो भी वो जिंक की कमी है। पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी, जड़ों का विकास नहीं होता है। जड़ें आप नीचे देख नहीं पाते हैं, लेकिन जड़ों का विकास रुक जाएगा तो ऊपर बढ़वार कैसे होगी, पत्तियां चौड़ी कैसे निकलेंगी। तो यानी कि बढ़वार रुक रही है, पीलापन नहीं है, फिर भी बढ़वार रुक रही है और पत्तियां सकड़ी निकल रही है, इंटरनोड की दूरी कम हो रही है। अन्य फसलों की बात करूं तो वहां पे जिंक की कमी है, आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। धान की फसल में सबसे इम्पोर्टेंट है, धान की फसल में जिंक कब डालनी चाहिए। दोस्तों, यहीं पे किसान भाई गलती करते हैं।
रोपाई के समय या बेसल डोज में किसान भाई डीएपी बहुत ज़्यादा डालते हैं। डीएपी है, एसएसपी है, टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट है, सिंगल सुपर फॉस्फेट है, एनपीके 12-32-16 है, एनपीके 19-19 आता है। दानेदार फॉर्म में कई एनपीके की ग्रेड आ चुकी हैं। तो दानेदार फॉर्म में जो जिसमें भी फॉस्फोरस है उनके साथ में आप जिंक फर्टिलाइजर डालते हैं, जाकर के मिट्टी में जाकर के रिएक्शन होता है फॉस्फोरस और जिंक का। बनता क्या है, जिंक फॉस्फेट बन जाता है जो कि एक सॉलिड बन जाएगा, पौधा उसको खा नहीं पाएगा। जो भी वाटर सोलेबल होगा उसी को तो पौधा अपटेक करेगा। जो हार्ड चीज़ है उसके मुंह नहीं है, दांत नहीं है, तो वो कैसे चबा के खाएगा। ना तो फॉस्फोरस मिलता है, ना ही वहाँ पे जिंक मिलता है, और पौधा कमज़ोर हो जाता है, फसल कमज़ोर पड़ जाती है। तो ये तो सबसे बड़ी गलती नहीं करनी है। रोपाई के समय या बेसल डोज में या जब भी आप फसल में ये फर्टिलाइज़र आप डाल रहे हैं, डीएपी, एसएसपी, टीएसपी, एनपीके 12-32-16 वगैरह, एनपीके वगैरह, इनके साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना ही नहीं है। धान की फसल में वैसे भी दोस्तों रूट सेट होती हैं 10 से 12 दिन बाद में। जब भी आप रोपाई करोगे उससे 10-15 दिन तक रूट सेट होती हैं, अच्छे से रूट थोड़ा सा विकास होने लगता है जड़ों का, उसके बाद में आपको डालना चाहिए ताकि फटाफट अच्छा रिजल्ट मिले। फसल है, पौधे हैं, वो तुरंत अपटेक करेंगे और रिजल्ट मिलने लग जाएगा। तो क्या करना है आपको, धान रोपाई के 10 से 12 दिन बाद में, और अगर लंबी अवधि की फसल है तो 15 से 20 दिन के बीच में आपको जिंक तब डालना है। दोस्तों कैसे डालना है वो भी आगे मैं डिस्कस करूंगी, लेकिन अब इस समय आपको जरूर डालना है, क्योंकि उसके बाद में क्या होगा, कल्ले ज़्यादा निकलेंगे, बढ़वार भी होगे और कल्ले भी निकलने चाहिए। मतलब दोनों काम होना चाहिए, साइड में भी ग्रोथ होनी चाहिए और ऊपर भी ग्रोथ होनी चाहिए। तो सब फर्टिलाइज़र बैलेंस मात्रा में डालना है। जी, मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है दोस्तों, मैं यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस करूँगी। जिंक है, जिंक सल्फेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, फुलविक है और सीवीड है, ये फर्टिलाइज़र और यूरिया है, ये सब मिक्स करके आपको सही मात्रा में डालना चाहिए ताकि फटाफट बढ़वार भी होगी और कल्ले भी ज़्यादा निकलेंगे। क्योंकि जो फिक्स हो रहे हैं, जो अपटेक नहीं हो रहे हैं, वो भी अपटेक होने लग जाएंगे, और साथ ही ये फर्टिलाइज़र डाल रहे हो तो ये भी अपटेक होने लग जाएंगे। लेकिन धान की फसल में डालना कब है, सेम अगेन कम अवधि की फसल है तो 10 से 12 दिन 15 दिन पे डालना है रोपाई के बाद में। लंबी अवधि की है तो 15 से 20 दिन 22 दिन पे आपको डालना है। उसके बाद में सेकेंड फर्टिगेशन आपको देना चाहिए 30 से 35 दिन के समय। उस समय भी फिर भी आपको लग रहा है कि नई जो पत्तियां आ रही हैं वो छोटी हैं या हल्का पीलापन है, तो उस समय सेकंड टाइम आप डाल सकते हैं। अगर फसल कमज़ोर है तो आपको छिड़काव करके ज़्यादा मात्रा में डालना है। अगर पीलापन नहीं है, आप चाह रहे हैं कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, तो उस समय आप फिर स्प्रे भी कर सकते हैं सेकंड टाइम। धान में टोटल 2 टाइम आपको जिंक का इस्तेमाल करना चाहिए। अब जिंक भी दोस्तों मार्केट में कई टाइप से उपलब्ध है। देखिए मेरे पास है, ये चिलिटेड है जिसमें कि 12% आता है, EDTA फॉर्म लिखा हुआ होता है। इसमें दोस्तों किसी भी टाइप का रिएक्शन नहीं होता। आप इसको DAP के साथ में और अन्य फर्टिलाइज़र के साथ में भी मिलाकर, किसी के भी साथ में मिला करके डाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों धान की फसल में आपको चाहिए कि बहुत अच्छा रिजल्ट मिले और सल्फर भी अलग से नहीं डालना पड़े, तो दोस्तों इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपको। फिर आपको करना है इस पोटली का। ये देखिए मेरे पास है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, 21% भी जिंक सल्फेट आता है और 33% भी जिंक सल्फेट आता है। 21% वाले में 21% जिंक आएगा और 10% सल्फर आता है। वहीं 33% वाले जिंक सल्फेट में 33% जिंक आएगा और 15% सल्फर आता है। तो अगर 33% वाला जिंक सल्फेट मिल रहा है तो 5 से 7 kg प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दीजिए, सफिशिएंट रहेगा। कमी आ रही है तो 7 kg 8 kg डाल दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं डालना। लेकिन अगर 21% वाला है तो दोस्तों पूरा एक, ये 10 kg का पैकेट आता है, ये 10 kg वाला पूरा पैकेट आपको डालना है 1 एकड़ में। इसमें सल्फर भी जाएगा जो कि द्वितीयक पोषक तत्व है, और साथ ही जिंक तो जाएगा ही जाएगा। तो सबसे बेस्ट होता है जिंक सल्फेट, और मिट्टी के pH को भी ये बैलेंस करता है। हाई pH है जहाँ पे ज़्यादा रासायनिक खाद इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे कि यूपी है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, MP है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है। हरियाणा
चना वगैरह है, जहाँ पे धान की फसल होती है या सब्जियों की फसल होती है वहाँ पे रासायनिक फर्टिलाइज़र ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पे आपको सबसे बेस्ट होता है सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करें। दोस्तों जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया कि झगड़ालू फर्टिलाइज़र के साथ में इसका नहीं डालना है, जिंक को विशेष तौर से यानी डीएपी के साथ में बिल्कुल नहीं डालना है। सावधानी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो एसएसपी के साथ में है, टीएसपी यानी ट्रिपल सुपर फॉस्फेट के साथ में एनपीके फर्टिलाइज़र जो कि ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइज़र आते हैं, अलग अलग ग्रेड में एनपीके आ रहे हैं, तो इनके साथ में भी आपको जिंक सल्फेट नहीं इस्तेमाल करना है। देखिए जो पावरफुल होगा और सबसे इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा अगर आप यूरिया डाल रहे हैं, ज़्यादा एमओपी डाल रहे हैं, ज़्यादा डीएपी डाल रहे हैं, जड़ों में जो ज़्यादा पोषक तत्व जाएगा वो क्या होगा, पावरफुल होगा। तो अन्य जो पोषक तत्व हैं वो कमज़ोर रहेंगे और जो ज़्यादा मात्रा में है वो पावरफुल होगा। तो कमज़ोर को दबाएंगे, सिर्फ पावरफुल वाला ही अपटेक होगा। तो धान की फसल में विशेष तौर से ध्यान रखिए दोस्तों, भर भर के बैग सिर्फ एक ही फर्टिलाइज़र को नहीं डालना है, आपको सब फर्टिलाइज़र सही मात्रा में डालने हैं। दोस्तों मेरा ऑलरेडी डिटेल वीडियो आ चुका है कि कैसे आपको डालना है, कौन कौन से सही मात्रा में कैसे फर्टिलाइज़र डालना है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिए, जिसमें जिंक है, फेरस है, मैग्नीशियम है, जो कि सारे फर्टिलाइज़र बैलेंस मात्रा में कैसे डालने हैं वो प्रैक्टिकल हमने आपको दिखाया है। और सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी दोस्तों लास्ट में ज़रूर ध्यान रखना है, अगर किसी किसान भाई से गलती हो गई है कि जैसे ब्रॉडकास्ट फर्टिलाइज़र आप एपी एसएसपी वगैरह इनके साथ में आप डाल चुके हैं बेसल डोज में, डीएपी के साथ में, एसएसपी के साथ में जिंक सल्फेट का इस्तेमाल कर चुके हैं, तो अब क्या करें? उसके लिए बेस्ट है दोस्तों फुल्विक एसिड का इस्तेमाल करना ही करना है। जब आप फर्स्ट यूरिया डालेंगे उन्हीं के साथ में आप जिंक है और इसी के साथ में आप फुल्विक वगैरह जरूर डालना है। फुल्विक एसिड क्या होगा दोस्तों, बायो स्टिमुलेंट का कार्य करता है फुल्विक और सीविड। तो ये क्या करेंगे, जो फिक्स हो रहे हैं पोषक तत्व वो उपलब्ध करवाने लग जाएंगे पौधों को, और जो रासायनिक फर्टिलाइज़र हम डाल रहे हैं, भर भर के बैग डाल रहे हैं, उनका साइड इफेक्ट भी कम होता है। मिट्टी है वो स्वस्थ रहती है, जड़ें स्वस्थ रहती हैं और जो फिक्स हो रहे हैं वो उपलब्ध होने लग जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों आपको फुल्विक एसिड का ज़रूर इस्तेमाल करना है। कुछ किसान भाइयों ने मुझे रीज़न भी पूछा था वो वीडियो देख करके कि फुल्विक क्यों डालें, तो फुल्विक इसलिए आपको डालना है। हम भूलवश कई फर्टिलाइज़र ऐसे डालते हैं जो कि ज़्यादा मात्रा में डालते हैं या कॉम्बिनेशन में नहीं है, फिर भी हम उनको मिक्स करके डाल देते हैं, इसलिए आपको फुल्विक डालना है। और साथ में ज़्यादा कल्ले निकालने के लिए सीविड आपको लेना ही लेना है। और दोस्तों एक चीज़ें आप ज़रूर ध्यान रखिए, किसी भी फसल में ज़्यादा पैदावार के लिए विशेष तौर से धान की फसल में फंगस को भी, रोगों को भी कंट्रोल करके रखना है, कीटों को भी कंट्रोल करके रखना है और खरपतवार को भी कंट्रोल करके रखना है, और बैलेंस मात्रा में आपको फर्टिलाइज़र देना है। इस तरीके से दोस्तों आप अपनी फसल में अच्छी क्वालिटी के साथ ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। और आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए। आपसे एक ही शिकायत होती है, मेरे वीडियो को आप देखते हैं, पूरा वॉच करते हैं, लेकिन लाइक करके नहीं जाते, तो फटाफट लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर नॉलेजफुल जानकारी अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक भी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन अपना एक्शन ज़रूर देना है। और कोई भी क्वेरी है कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।